हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 12 इसमें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देर आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट विच गिव्स द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. The laws were named on those scientists. First one is Faraday's law of electromagnetic induction and second one is Lenz law of electromagnetic induction. देखिए दोनों साइंटिस्ट ने लॉज दिए, जो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट थे उनको और लॉज को हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम करेंगे और साथ में लेंज लॉ करेंगे। तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, फैराडेज ने केवल और केवल एक्सपेरिमेंट किए और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाया, लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। उसके बाद लेंज आया, उसने जो मैग्नीट्यूड है वो जो एक्सपेरिमेंट हैं फैराडेज के उन्हीं को रिपीट किया और उसने बताया कि जो मैग्नीट्यूड फैराडे ने निकाला था वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। तो लेंज ने उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्या रहेगी, ये सब कुछ किसने डिस्कस किया? लेंज ने डिस्कस किया। तो आइए वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है फैराडेज लॉ which gives the magnitude of induced EMF. फैराडे लॉ जो केवल और केवल क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। उसके बाद है लेंज लॉ which gives the direction of induced EMF, जो क्या देगा? इंड्यूस्ड EMF या करंट जो फैराडे ने बताया था उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी वो बताया था लेंज लॉ, या लेंज ने अपने लॉ में बताया था। चलिए अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहले फैराडेज लॉ, दो लॉ आपके हुए थे। whenever the relative position when the magnetic flux link with the coil is changes then EMF is induced in that coil. फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था? the magnitude of induced EMF or amount of induced EMF is directly depend upon rate of change of magnetic flux link with the coil. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल, यानी उस कोयल के रेस्पेक्ट में जो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया उसका रेट क्या था, रेट ऑफ चेंज क्या था, किस रेट से उसको आपने चेंज किया, इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, कि वो कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to Faraday law of electromagnetic induction, the amount or magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux link with the coil. तो ये था E is equal to d phi by dt। ये कहा था किसने? ये केवल और केवल यहाँ पे क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये किसने कहा था? फैराडे ने। उसके जस्ट बाद लेंज के लॉ आगे डायरेक्शन वाले। तो अगर उन लेंज लॉ को हम यूज़ करें तो जो इसकी एक्चुअल फॉर्म है वो क्या रहेगी? इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, और अकॉर्डिंग टू लेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is always opposite to the change due to which it is produced in the circuit.
यानी जिस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड किया है हमने, तो जिस चेंज के कारण या जिस भी प्रॉपर्टी के कारण या जो भी कुछ करके हमने चेंज किया, वो हमेशा उसी का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, अपोजिट रहती है। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नेगेटिव। लेकिन ये जो नेगेटिव है ये आपको समझ में आएगा पहले लेंज लॉ पढ़ने के बाद। तो ये तो था एक सिंगल कोयल के लिए। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ कोयल्स हम यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ n d∅dt, d∅dt। अगर ये ऐसा हो जाए तो हम इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो अगर आपको याद हो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक थी एवरेज वेलोसिटी। तो जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी उसमें तो लिखते थे ds/dt, और जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती थी उसमें लिखते थे s2 - s1/t, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ इस ईएमएफ की, दैट इज नॉट एवरेज, तो एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए या इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें कंप्लीट पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है और कितने टाइम में चेंज हुआ है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n तो बाहर ले आएंगे, अंदर कर देंगे ∅2 - ∅1/t। तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये तो था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ। ये आपके लिए नया है, अच्छे तरीके से आपको देखना है। इसमें तो कुछ खास था नहीं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को रिपीट किया है, ये मान लीजिए। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं लेंज लॉ। तो देखिए लेंज ने जो डायरेक्शन से रिलेटेड अपना लॉ दिया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है सर्किट के अंदर, उसकी डायरेक्शन कैसे दें, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट से उसने रिजल्ट जो निकाला वो आपका रहेगा लेंज लॉ का रिजल्ट। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट इसने किए थे वो क्या क्या किए थे। देखिए सबसे पहले इसने कि जो वही सेम टू सेम इसने कोयल ली और यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया जिसका इधर क्या था, साउथ पोल, और इधर क्या था, नॉर्थ पोल। इसने इस कोयल को मूव करवाया इसकी तरफ वेलोसिटी v से। तो आपने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, साउथ पोल आ जाता है। अगर ये कोयल इस मैग्नेट की तरफ जाती है तो इसके ऊपर क्या आता है, साउथ पोल, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स नज़दीक जाने पे इंक्रीज होता है, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब देखिए एक दिन मैंने आपको बताया था साउथ का मतलब क्या है और नॉर्थ का मतलब क्या है। साउथ का मतलब क्या है और नॉर्थ का मतलब क्या है। तो साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपका साउथ पोल हो ना किसी सर्किट के ऊपर, तो इसका मतलब उस सर्किट के अंदर जो करंट रहेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज, और नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। जिस दिन एक मॉडल के हेल्प से आर्टिकल आपको समझाया था रिंग वाला, उसमें बताया था मैंने आपको। चलिए अगर याद नहीं है तो फिर याद कर लीजिए। साउथ मतलब क्लॉकवाइज और नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये इसके नज़दीक जा रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। अगर इस पे साउथ पोल है तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसके कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इंक्रीज होने के कारण, चेंज होने के कारण, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी हो जाती है क्लॉकवाइज। किसकी डायरेक्शन है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या हम कह सकते हैं इस सर्किट के अंदर जो इंड्यूस्ड
जो करंट आपका सेटअप हो गया है उसकी डायरेक्शन ये आपकी रहेगी। ऐसे इसने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखा। अब की बार इसने कोयल को स्टेशनरी कर दिया और मैग्नेट को मूव करवाया। तो क्या किया, यहाँ पे इसने वो मैग्नेट ले लिया, इधर क्या था आपका साउथ, इसको एज इट इज रखा, लेकिन मैग्नेट को ये दूर लेके जाने लग गया। जैसे ये दूर लेके जाएगा तो ये कोयल क्या चाहेगी कि ये मैग्नेट मेरे नज़दीक है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और कोयल चाह रही है कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो। इसलिए ये क्या चाहेगी कि ये बार मैग्नेट मेरे से दूर जाने की बजाय क्या है, नज़दीक। नज़दीक कब आएगा, जब अगर यहाँ साउथ है तो यहाँ क्या बने, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। क्लियर। यहाँ पे नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इस सर्किट के अंदर जो आपका करंट सेटअप हो जाएगा उसकी। क्लियर है। यानी लास्ट में अकॉर्डिंग टू मी लेंज ला ज़्यादा कुछ मतलब हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने गांव में सुनी होगी, बुज़ुर्ग लोग कह देते हैं किसी आदमी, जैसे कोई आदमी है पर्टिकुलर, वो पहले आपके पास बैठता था, फिर वो आपके बातें और किसी को बताने लग गया, या आपके वो चाहने लग गया कि आप किसी तरह से डाउन आ जाएं, और फिर वो दूसरे के पास बैठने लग गया। तो बुज़ुर्गों में कहावत होती है कि ये तो वो आदमी है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, दैट इज़ द लेंज लॉ। उसी को हमने क्या बनाया है, लेंज लॉ बनाया है। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन है, क्या है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसके कारण पैदा हुआ उसी का अपोज करेगा, उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी अगर ये मैग्नेट के नज़दीक आने से पैदा हुआ तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा। दूर करने की कोशिश मतलब रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा मतलब अगर नॉर्थ नज़दीक आ रहा था तो नॉर्थ ही क्रिएट होगा, नॉर्थ क्रिएट होगा तो डायरेक्शन हमें पता चल गई। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ the direction of induced EMF is such that it always opposes the changes due to which it is produced। ठीक है, जिन चेंजेस के कारण ये आपका EMF प्रोड्यूस्ड हुआ है उन चेंजेस का ये क्या करेगा, अपोज। वो चेंजेस किस में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो आपको पता है चेंजेस क्या हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर सकता है या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर सकता है। अगर इंक्रीज करेगा तो ये चाहेगा कि वो डिक्रीज हो, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो ये चाहेगा कि वो इंक्रीज हो। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई करके देख लीजिए कि ये कोयल इसके नज़दीक जा रही थी, इधर क्या था, साउथ पोल, तो नज़दीक जाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब ये कोयल चाहेगी क्या, अब ये कोयल क्या चाहेगी, भाई इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये उस इंक्रीज, उस चेंज का क्या करेगी, अपोज। कोयल क्या चाहेगी कि ये डिक्रीज हो, ये कोयल क्या चाहेगी, डिक्रीज। डिक्रीज कब होगी, जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा। दूर कब जाएगा, जब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव कब होगा, जब पोलैरिटी सेम रहेगी। तो सेम पोलैरिटी कैसे होगी, अगर इसके ये नज़दीक, बार मैग्नेट का नज़दीक वाला पोल कौन सा, इसके नज़दीक वाला पोल कौन सा है, साउथ, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, साउथ। ऐसे ही इसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिए। ये क्या चार, इनके बीच में गैप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इनके बीच में गैप क्या हो रहा है, स्टेशनरी है और बार मैग्नेट दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कोयल के का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कोयल क्या चाहेगी, नहीं ये क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। चाहेगी कि डिक्रीज मत करो, इंक्रीज करो। ठीक है, डिक्रीज मत करो, क्या करो, इंक्रीज करो। इंक्रीज कब होगा, जब इनके बीच में गैप कम होगा। गैप कम होगा, गैप कम कब होगा, जब सेम अपोजिट पोलैरिटी होगी। अपोजिट पोलैरिटी होगी तो फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। अट्रैक्शन और अपोजिट पोलैरिटी या अट्रैक्टिव फोर्स दो मैग्नेट्स के बीच में, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कब रहेगा, जब उनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। तो पोलैरिटी यहाँ साउथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और यहाँ पे नॉर्थ के लिए डायरेक्शन क्या रहती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था आपका लेंज लॉ। शायद तो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपकी बुक्स हैं, इनमें
1 मार्क्स के बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं जो लेंज लॉ से डायरेक्शन से रिलेटेड पेपर में आए हुए हैं, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 को मैं और करवा देता हूँ यहाँ पे, और उनके हेल्प से आप निकाल सकते हो डायरेक्शन। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए एक कोइल तो है इधर आपकी, और इधर है मेरे पास नॉर्थ पोल, इधर है मेरे पास साउथ पोल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन द मैग्नेट इज मूव so that the direction of induced current in this circuit is clockwise। इस मैग्नेट का मोशन किस डायरेक्शन में हो कि इस कोइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए। ठीक है, करके मेरे को बताना है। चाहे तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, और या फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके बता सकते हो। अच्छा रहेगा कि आप वीडियो में ही कमेंट करके बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो ये आपका फर्स्ट है डायरेक्शन के लिए। सेकंड नोट कर लिया ना क्या पूछा है मैंने, कि मैं चाह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्शन क्या हो, क्लॉकवाइज हो। तो इसका मोशन किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम और टुवार्ड्स द कॉइल, या तो कॉइल की तरफ या फिर कॉइल से दूर की तरफ। अब की बार सेकंड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, ये कॉइल है, इस कॉइल में जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। कब है, जब इधर आपका नॉर्थ पोल है और इधर आपका साउथ पोल है। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ दिस बार मैग्नेट इज चेंजेस कंटिन्यूसली। इस बार मैग्नेट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, जिसके कारण इसमें जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज बनी। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट की मोशन की डायरेक्शन आपको बतानी है। क्लियर है। ऐसे ही अब की बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हर बार लेफ्ट राइट किया है, अब की बार ऊपर से नीचे ले आता हूँ मैं। इस बार मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, मैं इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस कोइल के अंदर इसकी इंड्यूस्ड करंट की या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तीनों आंसर्स किसके लिए, डायरेक्शन के लिए हैं, लेंज लॉ से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे आपको कमेंट करके बता देने हैं। क्लियर है। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग जो आपकी है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो आपकी नॉलेज के लिए होनी या आपको उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? क्या ये उसके जैसा है, यानी क्या इसमें एनर्जी कंजर्व्ड रहती है? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों? अगर आपका आंसर यस है तो बताइए कैसे फॉलो करता है, अगर आपका आंसर नो है तो फिर ये बताइए कि क्यों नहीं करता, कारण क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं कर रहा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहीं पे इसी क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ, जो सेकंड मैंने लिखा था इसी की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ मैं। ये लो, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके आ रहा हूँ। नज़दीक लेके आऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। बार मैग्नेट को लेके आने के लिए मैं कोई ना कोई फोर्स लगा रहा हूँ,
और मेरे फोर्स का हो गया अपोज। किसने कर दिया? इस कोयल ने। और आपको पता है जहां पे अपोज होने लग जाए वहां पे वर्क करना ही करना पड़ेगा, या वहां पे वर्क होगा ही होगा। इट मीन्स टू मूव दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स दिस कोयल सम वर्क हैज टू बी डन, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके सेम पोलैरिटी के कारण एक फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस्ड हो गया है। उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। इट मीन्स सम वर्क हैज टू बी डन इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैसा है? यहाँ पे तो रिपल्सिव फोर्स है, वो हमारा क्या करेगा? अपोज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। ठीक है। दिस वर्क इज सीम्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दिस कॉइल। ये जो वर्क है ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में दिखेगा। किसके अंदर? इस कॉइल के अंदर। इट मीन्स जो वर्क हमने किया वो किस में स्टोर हो गया? इसमें स्टोर हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका ओबे कर रहा है। ठीक है। अगर सेकंड की तरफ प्रोसीड करें कि मान लिया कि ये इसको ओबे नहीं कर रहा, मान लिया कि ये इसको ओबे नहीं कर रहा, अगर ये इसको ओबे नहीं करेगा तो मैं इस बार मैग्नेट को इधर लेके आऊँगा, तो ये जो कोयल है इसके ऊपर लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से द पोजीशन ऑफ दिस कोयल स्टार्ट्स टू चेंज। इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। इफ़ वी मूव द बार मैग्नेट फास्टर देन द कोयल मूव्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, It means some kinetic energy is produced, not converted from one form to another form. It is produced in this coil, and that is not possible. वो पॉसिबल नहीं है कि हम काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में केवल और केवल क्या की जा सकती है? कन्वर्ट की जा सकती है। क्लियर है? क्लियर है। अगर आपका ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सेटअप से वी आर एबल टू सेटअप ए परपेचुअल मोशनल मशीन वोलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने एक परपेचुअल मशीन बना दी जो वोलेट कर रही है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो क्लियर है। इस टॉपिक के बाद और इससे पहले जो आपने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, 3 लॉ या 2 लॉ, जो भी 3 एक्सपेरिमेंट से 2 लॉ निकल के आए थे, दोनों वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और साथ में आपका लेंज लॉ, ये आपके 3 टॉपिक हुए हैं। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। सभी को एटलीस्ट 6 न्यूमेरिकल करने हैं। सभी को एटलीस्ट कितने न्यूमेरिकल करने हैं? 6 न्यूमेरिकल करने हैं, और एज असाइनमेंट वो मेरे पास सेंड करने हैं आज ही की डेट में। आज आप वीडियो देख रहे हो, आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली मतलब कोशिश करने सभी को कि बिफोर 5 PM हम सबमिट करवा दें, क्योंकि फिर मेरे को चेक भी करना होता है, रिपोर्ट भी बनानी होती है, वो सेंड भी करनी होती है, इसलिए टाइम का ध्यान ज़रूर रखें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।